इस पर्टिकुलर वीडियो में आईएफएस के इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जो लेटेस्ट जो इंटरव्यू होने वाला है वो 13 जून से स्टार्ट होगा और वो 10 दिन के आसपास चलेगा, 23 या 24 को एंड होगा। तो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में बेसिकली पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या देख लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सबसे पहले जेनरिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, उसके अलावा डैफ में क्या क्या पूछे जाते हैं, उसके अलावा करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली इस महीने में क्या क्या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स लाइक पॉलिटी और इकोनॉमी। और इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। उसके अलावा जो मैक्सिमम लोगों का ऑप्शनल होता है वो फॉरेस्ट्री होता है। तो फॉरेस्ट्री भी कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं जो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और साथ में मॉक्स का क्या रोल होता है, या कौन कौन से आप मॉक्स या कितने मॉक्स आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जनरली सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर होता है कि उसमें 5 इंटरव्यूअर्स होते हैं, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स। और आईएफएस में वो 4 होते हैं, मतलब एक चेयरमैन और 3 मेंबर्स होंगे। और वो 3 मेंबर्स में जनरली 2 आईएफएस ऑफिसर होते हैं और एक कोई फॉरेस्ट्री के प्रोफेसर होंगे किसी यूनिवर्सिटी से। तो जनरली सबका बैकग्राउंड फॉरेस्ट्री होता है, तो फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट के सवाल पूछे जाएँ उसका ज़्यादा चांस होता है। तो लगभग लगभग कुछ सवाल डैफ के होंगे, कुछ सवाल आपके करंट अफेयर्स के होंगे, कुछ सवाल आपके फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट के होंगे। तो फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट मेनली मेजर चंक होता है 50-60%, 20-30% आपके डैफ का हो सकता है और 10-20% करंट अफेयर्स का हो सकता है। और कुछ जेनरिक सवाल पूछे जाते हैं कि आईएफएस क्यों करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और हाउ विल यू यूज़ बैकग्राउंड एजुकेशन इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। पर्टिकुलरली ये पूछा जाता है कि अगर आप लेट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे फॉरेस्ट्री में। अब इसमें दो तीन अब इस पे जो जेनरिक आंसर होता है कि ऑब्जेक्टिविटी, होलिस्टिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब सफाइस नहीं करेगा। कुछ आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं तो जीआईएस में क्या यूज़ उसका हो सकता है, रिमोट सेंसिंग में क्या यूज़ हो सकता है, लेज़र फोटोग्रामेट्री में उसका क्या यूज़ हो सकता है, सोलर पावर का क्या यूज़ हो सकता है। तो ये सब एस्पेक्ट्स को आप डिटेल में बता सकते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक आंसर आपका होना चाहिए। उसके अलावा योर प्रायोरिटीज़ इफ़ सेलेक्टेड इन आईएफएस की अगर बन जाएंगे तो आप क्या 3-4 चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में है। तो ये सब जेनरिक सवाल पूछा ही जाता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें और मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लें। उसके अलावा डाफ में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में होता है और यहाँ के इंटरव्यू में होता है, वो सेम टू सेम है। जनरली सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में जो कुछ पूछा जाता है वो तो आप प्रिपेयर करेंगे, साथ में आपको इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री वाला एस्पेक्ट आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना होता है इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में। और डैफ में कौन कौन से आप प्लेसेस में रहे हैं, जिस जिस प्लेसेस में रहे और जो जो स्टेट्स में रहे तो उसको प्रिपेयर करना है। साथ में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, साथ में आपका ऑप्शनल एक तो आपका फॉरेस्ट्री होगा, दूसरा जो भी है, और उसके अलावा जो अवार्ड, हॉबीज़, स्पोर्ट्स और लीडरशिप का जो भी कॉलम होता है। उसके अलावा भी पर्टिकुलरली अभी के करंट अफेयर्स में देखें तो अब आईआर में बात करें तो वेस्ट एशिया रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ डैट रिमार्क ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, और वेरियस कंट्रीज़ अब डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया माफ़ी मांगे। और उसके अलावा अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में देखेंगे तो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब न्यूज़ में है। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रॉम आरबीआई, ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है बिकॉज WPI 15% क्रॉस कर चुका है, CPI 7% क्रॉस कर चुका है। उसके अलावा ये जो लास्ट 15 दिन का, जैसे आपका अगर इंटरव्यू 15 जून को है तो 1 जून से 14 जून या 15 जून का जो न्यूज़पेपर है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो वहाँ से आप अ, जो करंट अफेयर्स होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा पुराना करंट अफेयर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, अगर होगा भी तो आपको डेफिनेटली पता होगा। और न्यूज़पेपर में वो पर्टिकुलर आइटम्स जो आपके डाफ से रिलेटेड है, जैसे आपका अगर स्टेट यूपी है, यूपी में कुछ भी घटना होती है तो उसको आपको डिटेल में देखना है। और उसके अलावा अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स में इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट में जैसे अभी 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, तो क्या थीम था, कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, या 22 मई इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है, वो पहले कब होता था, 22 मई को ही क्यों होता है, इस बार का थीम क्या है। अभी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क साइन किया गया है 15th कॉप में, तो 15th कॉप कहाँ हुआ था, उसमें मेजर कंटूर्स क्या हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में। तो ये सब पता होना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट का ये करंट अफेयर्स है। उसके अलावा 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक
बैन किया जा रहा है पर्टिकुलरली 20 आइटम्स में, तो प्लास्टिक बैन का क्या इम्पैक्ट होगा, अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन है, या फिर गवर्नमेंट की जो अभी गाइडलाइंस है, जैसे प्लास्टिक का एक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 का, फिर 2022 में उसको अमेंड किया गया, तो उसके सैलिएंट फीचर्स आपको पता होने चाहिए, और अल्टीमेटली इस प्लास्टिक मेनेस का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या होगा। उसके अलावा अगर इन्वामेंटल टॉपिक्स के बारे में देखें तो 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 22 में इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ये सब अभी न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इसको डिनोट यहाँ पे किया है। प्लास्टिक बैन को आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी था, और 1 जुलाई से ये बैन इफेक्टिव भी होने वाला है। और उसके अलावा COP26 और इंडिया के 5 पंचामृत वो आपको रटे रटाए होने चाहिए। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब पता होना चाहिए। फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग भी न्यूज़ में है, इवन प्राइम मिनिस्टर ने 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ये बताया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो 10% का टारगेट है वो ऑलरेडी इंडिया 5 महीना पहले ही उसको मीट कर चुका है। साथ में रेन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार्स, GM क्रॉप्स, ये सब टॉपिक्स को आप डिटेल में देख लीजिएगा। इसमें आपका एक स्टैंड होना चाहिए कि GM क्रॉप्स अलाउ करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और अगर नहीं करने चाहिए तो किस प्रिंसिपल्स पे, जैसे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये सब प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए। और इन्वामेंटल प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वामेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, आर्टिकल 21 MC मेहता केस, या फिर आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A, जहाँ पे भी इन्वामेंट है तो आपको याद होनी चाहिए। साथ में ऑब्वियसली 42nd अमेंडमेंट, जहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया था। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन, दिल्ली के पॉल्यूशन का क्या सोल्यूशन है, और हाल में एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को बनाया गया था, तो उस एक्ट के डिटेल फीचर्स आपको पता होने चाहिए। फिर स्टबल बर्निंग का क्या फाइनल सोल्यूशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, तो इसके रूल्स हैं, तो उसके रूल्स के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, और इसका वेस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव कैसे करना चाहिए, तो ये सब के सैलिएंट पॉइंट, सैलिएंट फीचर्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा फॉरेस्ट्री ऑप्शनल होगा, तो जनरली डिटेल में जाके नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है फॉरेस्ट्री उतना डिटेल में आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन फिर भी सिल्वीकल्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिनिंग, सिल्वीकल्चर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, वाटर सेट मैनेजमेंट का क्या रोल है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और उसके सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, जैसे आपको मेंडलेका या 5 गांव, जो दोनों महाराष्ट्र में विलेजेज है, वहाँ का JFM काफ़ी फेमस है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो वो दोनों केस स्टडी आपको पता होने चाहिए। जो मेंडलेका है वो बैम्बू प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। उसके अलावा फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ NTFPs पता होना चाहिए, वर्किंग प्लान पता होना चाहिए, पोचिंग को टैकल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उसके अलावा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और आपका जो भी स्टेट है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज़ क्या हैं, स्टेट ट्री क्या है। उसके अलावा वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंट लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वेरियस लॉस के सैलिएंट प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, स्पेशली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और साथ में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और कैंपा बायोडाइवर्सिटी एक्ट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के भी आप सैलिएंट फीचर्स आप के बारे में पता हो तो डेफिनेटली बेटर होगा। उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ टर्म्स जो आप वहाँ पे अगर बताएं तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे मियावाकी प्लांटेशन हो गया, गोदावरमन जजमेंट को आप रेफ़र कर सकते हैं आप किसी भी आंसर में, और अगर नहीं पता है इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मेंडलेका या 5 गाँव जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, महाराष्ट्र के 2 विलेजेज है जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, या मे बी उसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है। उसके अलावा मॉक्स कितने देने चाहिए, 2-3 मॉक्स सफाइस करेंगे। अब कौन कौन से मॉक्स, जैसे शंकर IAS है, इधर नेक्स्ट IAS पे स्टार्ट कर रहा है, और फिर उसके अलावा इवोल्यूशन है, तो आप कोई भी 1-2 मॉक्स भी दे दिए तो बेटर है। उसके अलावा लास्ट डे स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर लास्ट डे का पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा रिवीजन से ज़्यादा बेटर है कि वो दिमाग में आपको सैलिएंट पॉइंट्स पता होने चाहिए कि जिस पे आपको फोकस करना है, कि जो भी आपके ड्रॉबैक्स रहे हैं जो आपको खुद पता है या फिर आपको मॉक्स देने के बाद पता चले, तो वो आप दिमाग में सोचिए, उस पर फोकस कीजिए, वो लास्ट डे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग। और जिस दिन आपका इंटरव्यू उस दिन का न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो आपको, जो कंटूर्स पे आपको तैयारी करनी चाहिए। अब काफ़ी कम दिन बचे हैं, 13 से स्टार्ट होने वाला है, तो हार्डली 4-5 दिन बचे होंगे जिनका पहला इंटरव्यू होगा, और फिर 23 तक है, तो जिनका एंड में है तो उनके पास सफिशेंट टाइम होगा, डेफिनेटली आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।